हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है विंड इरोजनल लैंडफॉर्म्स या एओलियन इरोजनल लैंडफॉर्म्स, यानी विंड के कटाव के द्वारा जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विंड क्या होता है। द एयर करंट इन मोशन इज कॉल्ड विंड, यानी कोई भी गतिशील वायु धारा को विंड कहते हैं। यानी कि जब वायु मोशन में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड है विंड इरोजन। Wind erosion. Although wind erosion is not restricted to arid and semi-arid regions, it does its most effective work in these areas. Wind does erosion in three ways: deflation, abrasion and attrition. तो विंड इरोजन अपरदन केवल शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं होता है, पर इस क्षेत्रों में यह क्या होता है, सबसे अधिक कार्य करता है। ठीक है। और जो विंड इरोजन होता है वो 3 प्रकार का होता है: डिफ्लेशन, एब्रेशन और एट्रिशन। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन, लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ लूज मटेरियल बाय विंड इज कॉल्ड डिफ्लेशन। यानी हवा के द्वारा लूज मटेरियल या ढीले कणों को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। By this process, the land surface is gradually lowered. तो इस प्रक्रिया से लैंड सरफेस क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे गिरते जाता है। In many desert areas, deflation produces hollows or basins with their bottoms at water table. तो कई डेजर्ट एरियाज में डिफ्लेशन से होलोज या बेसिन का निर्माण होता है जिनका तल वाटर टेबल पर होता है। Such basins containing some water are called osses. तो ऐसे बेसिन जिनमें कुछ पानी होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑसेस कहते हैं। यानी कि जो भी हवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्लेशन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, उड़ा करके ले जाए जाते हैं। और डिफ्लेशन का मतलब ही क्या होता है? उड़ाना, क्योंकि ये एक लैटिन भाषा से लिया गया है डिफ्लेयर से। ठीक है। और डिफ्लेयर का मतलब होता है उड़ाना, इसलिए उसी से हम उसे क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से आपको मान लीजिए यहाँ कोई पार्टिकल्स था तो वो हवा से उड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं, तो यहाँ का जो ग्राउंड सरफेस है, जैसे कुछ पार्टिकल्स है, ठीक है, तो वो हवा से उड़ा करके दूसरी जगह ले जाए जाते छोटे छोटे पार्टिकल। तो इस तरह से जैसे कि यहाँ का ग्राउंड लेवल मान लीजिए यहाँ था, तो ये धीरे धीरे जब कण यहाँ से उड़ करके यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ का जो ग्राउंड लेवल होगा वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा ना, इस तरह से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ठीक है। पहले यहाँ पे था, अब वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे गड्ढा के जैसे बन जाता है, होलो के जैसा। तो ये जो गड्ढा बनता है, तो कभी कभी इसका क्या बोला गया है कि डेजर्ट एरियाज में इससे होलोज या बेसिन का निर्माण हो जाता है, यानी बहुत नीचे इस तरह का गड्ढा इस टाइप का बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे गड्ढा के नीचे वाटर टेबल होता है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कटाव होने की वजह से, बहुत ज़्यादा जो यहाँ से महीन कर उड़ा ले जाने की वजह से यहाँ पे ये जो पानी है नीचे का वाटर टेबल वो सरफेस के ऊपर इस तरह से आ जाता है। ठीक है। जिसे हम ऑसेस कहते हैं। ठीक है। अब हमारा जो सेकंड प्रोसेस है वो है एब्रेशन। ड्यूरिंग डस्ट स्टॉर्म्स द विंड कैरीज माइन्यूट ग्रेन्स ऑफ सैंड इन सस्पेंशन। तो जब धूल भरी आंधी चलती है तो उसके दौरान हवा जो होता है अपने साथ रेत के छोटे छोटे कणों को लेकर के चलती है। ठीक है। द डैश एंड कोलाइड अगेंस्ट द एक्सपोज्ड रॉक मासेस एंड कॉज इरोजन। और वे जो है छोटे छोटे कण जो हैं वो एक्सपोज्ड चट्टानों से क्या करते हैं, टकराते हैं और इरोजन का कारण बनते हैं। This process, in which sand grains are used as tools for eroding rocks, is called abrasion. तो वह प्रक्रिया जिनमें रेत के कणों का उपयोग चट्टानों को इरोजन करने के लिए या उसके उपकरण के रूप में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एब्रेशन। यानी कि जब धूल भरी आंधी आई तो छोटे छोटे कण जो है उड़ के जा रहे हैं,
तो मान लीजिए सामने में कोई रॉक है, ठीक है, तो ये इस रॉक में यहाँ पे पड़ रहे हैं तेजी से, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो कटाव कर रहे हैं, यानी चट्टान को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे तोड़ रहे हैं ना, इस तरह से जा करके छोटे छोटे कण से चट्टान से टकरा कर तोड़ रहे हैं इसको, तो इसे हम क्या कहेंगे, एब्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो हवा की जो डेंसिटी होती है वो 6 से 7 मीटर तक बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उसमें बहुत अधिक बालू के कण होते हैं, इसलिए 6 से 7 मीटर तक ऊंचाई तक ये बहुत अधिक कटाव करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो एरिया है वहाँ पे वो बहुत कम कटाव करते हैं। मान लीजिए चट्टान इतना बड़ा है, ठीक है, तो अगर इसका हाइट मान लीजिए 9 मीटर तक है, तो ये 7 मीटर तक ही अधिक कटाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी जो होगी हवा की, यानी कि इसमें जो बालू और कण की जो डेंसिटी होगी वो 6 से 7 मीटर तक बहुत अधिक होगी, इसलिए ये इस एरिया में बहुत अधिक कटाव करेगा, पर उसके ऊपर एरिया जो है यहाँ पे कटाव थोड़ा कम होगा, ठीक है। अब है हमारा थर्ड प्रोसेस, एट्रिशन। द पार्टिकल्स दैट ट्रेवल विथ विंड कोलाइड अगेंस्ट वन अनदर। तो हवा के साथ चलने वाले कण जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं। These mutual collisions lead to their further breakdown and the process is called attrition. तो इन कणों में आपसी टकराव से वे क्या होते हैं, अधिक टूट जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एट्रिशन कहते हैं। जैसे कि हवा के कण, दो कण हैं, जैसे ये उड़ के जा रहे हैं कहीं से, तो ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो ये तो टकराने की वजह से ये टूट करके छोटे छोटे कण में बदल जाएंगे या फिर महीन होते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे कण में बदलते जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, ये बड़े कण जो है वो आपस में टकराने की वजह से छोटे छोटे कण में बदल जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, एट्रिशन। तो हमने देखा कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इरोजन के। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं इरोजन की वजह से। इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड। तो पहला है डिफ्लेशन, होलोज एंड केव्स। सेकेंड है ज्यूजन, थर्ड है यारडांग, फोर्थ है इंसलबर्ग, फाइव है ड्राइकंटर, सिक्स है मशरूम रॉक या पेडिस्टल रॉक, सेवेंथ है डेमोइसेल्स, एट्थ है स्टोन लेटिस, नाइन्थ है विंड ब्रिजेस एंड विंड विंडोज। तो ये जो है ये कुछ प्रमुख या इम्पॉर्टेंट इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, तो इसको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है हम लोग का डिफ्लेशन, होलोज एंड केव्स। डिफ्लेशन बेसिन्स called blowouts are hollows formed by the removal of particles by wind. डिफ्लेशन बेसिन, जिन्हें ब्लोआउट कहा जाता है, हवा द्वारा कणों को हटाने की वजह से जो गड्ढे या गर्त बन जाते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। ब्लोआउट्स आर जनरली स्मॉल बट मे बी अप टू सेवरल किलोमीटर्स इन डायमीटर। तो ब्लोआउट जो होते हैं वो आमतौर पर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन इनका डायमीटर जो होता है वो कई किलोमीटर तक हो सकते हैं। उसके बाद है केव्स। As wind-borne sand impacts the rock faces, some of the blowout become deeper and wider and fit to be called caves. तो हवा के साथ आने वाली जो रेत है वो क्या होती है, चट्टान से टकराती हैं और उनको क्या करती है, तोड़ती हैं, उनका विखंडन करती है, जिससे क्या होता है, एक बहुत अधिक गहरा और चौड़ा गर्त बन जाता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, गुफा कहते हैं या फिर केव्स कहते हैं। तो ढीले कण जो होते हैं वो हवा के द्वारा उड़ा ले जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे एक गड्ढा बन जाता है। यही है डिफ्लेशन, होलोज और केव्स। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं तो इजी होगा। तो ये देखिए डिफ्लेशन होलोज कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ की जो महीन कण है वो हवा के द्वारा उड़ा के ले जाए जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ का जो अर्थ सरफेस है अब वो क्या हो गया है, एक तरह से गड्ढे की तरह हो गया है, ठीक है। अभी हमने जैसे आगे पढ़ा था
डिफ्लेशन में कि यहाँ पे अधिक गड्ढे होने की वजह से, क्योंकि इसका जो बेसिन होता है वो किसके ऊपर होता है, वाटर टेबल के ऊपर होता है। कभी कभी अधिक गड्ढे होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, पानी जो है वो बाहर आ जाता है इस एरिया में, है ना। अधिक गड्ढे होने की वजह से पानी बाहर आ जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन होलोज कहते हैं। अब केव्स किसको कहते हैं, तो कोई एक सरफेस है, देख लीजिए इस तरह से एक सरफेस रहता है, ठीक है। तो हवा के कटाव की वजह से यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मुलायम मिट्टी थी, तो इसके महीन कण क्या हुए, यहाँ से उड़ करके चले गए और यहाँ से भी उड़ के चले गए। तो इस तरह से यहाँ पे एक गड्ढा का मतलब एक गुफा का कह सकते हैं, यहाँ पे निर्माण हो जाता है, ठीक है। और ये थोड़ा अंदर की ओर तब गुफा रहता है ना, तो इस तरह से एक हवा के कटाव की वजह से यहाँ पे गुफा जैसा बन जाता है छोटा सा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, केव्स कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का सेकेंड लैंडफॉर्म जो है, इरोजनल लैंडफॉर्म, वो है ज्यूजन। तो ज्यूजन क्या होता है देखते हैं। ज्यूजन फॉर्म्स व्हेन वर्क ऑफ वेरिंग हार्डनेस आर हॉरिजॉन्टली बेडेड, यानी मरुस्थलीय भाग में यदि कठोर और कोमल जो चट्टानें होती है उसकी परतें ऊपर नीचे एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी हॉरिजॉन्टली बेडेड होती हैं, और वायु द्वारा इसका अपर्दन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्यूजन कहते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स इन द एरिया वेयर when it forms in the area when diurnal range of temperature is very high, यह उस क्षेत्र में जहाँ तापमान विभिन्नता बहुत अधिक होती है वहाँ होता है, ठीक है। So water enters in weak fractures of hard rocks, then in night it cool and expands. तो पानी जो होता है वो कठोर चट्टानों के दौरान प्रवेश करके अंदर आता है और रात में ठंडा होकर के क्या होता है, वो फैलने लगता है। When its upper cracks are disintegrated, then it is exposed for abrasive action. जब इसकी ऊपरी दरारें टूट जाती हैं तो इनका क्या हो जाता है, एब्रेसिव एक्शन की प्रक्रिया जो क्या होती है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। Then the soft rock below it easily eroded. They resembles like the capped in pot. फिर इसके नीचे की जो नरम चट्टान है वो भी क्या होते हैं, इजीली इरोड होने लगते हैं, ठीक है। और इरोड के होने के बाद इनके जो महीन कण हैं वो हवा के द्वारा क्या होते हैं, उड़ा करके ले जाए जाते हैं, तो वहां पे एक उल्टे रखे इनपॉट जैसी आकृति बन जाती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, ज्यूजन कहते हैं। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो ज्यूजन में क्या होता है कि कठोर चट्टानें, देखिए कठोर चट्टानें हैं, फिर ये कोमल चट्टान, फिर कठोर चट्टान, कोमल चट्टान, इस तरह ये क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली बेडेड रहते हैं, ठीक है। तो जो ये हॉरिजॉन्टली बेडेड रहते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई दरार है, तो इस दरार से यहाँ पे आपका बारिश का पानी एंटर करता है और रात में क्या होता है, ठंडा होने की वजह से पानी जो है वो फैलने लगता है और यहाँ पे एक दरार उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये जगह गड्ढा हो जाता है। तो जो कठोर जगह है, चट्टान है, वहां पे कटाव क्या होगा, कम होगा, लेकिन जो कोमल चट्टान है वहां पे कटाव क्या होगा, अधिक होगा। तो ये कटाव होने के बाद कुछ देखिए किस तरह से दिखता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से कटाव होना शुरू हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कम कटाव होगा, यहाँ ज्यादा कटाव होगा, फिर यहाँ कम कटाव होगा कठोर में और यहाँ ज्यादा कटाव होगा। इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता जाता है। तो ये जो है आपको एक उल्टा इंक पॉट की तरह नजर आता है, क्योंकि यहाँ कठोर चट्टान है इसलिए यहाँ कम कटा हुआ और यहाँ पे कोमल चट्टान है, इसकी वजह से यहाँ भी कटाव होता है, ठीक है। तो ये जो आकृति है ये आपको कब नजर आती है, जब कटाव होता है, इरोड होता है, तो उसके बाद जो ये हवा के जो महीन कण है वो उड़ा करके ले जाए जाते हैं,
तो यहाँ पे उसके बाद आपको ये उल्टे इंकपॉट जैसे आकृति यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और इस तरह से अगर आप उसे देखिएगा तो इस तरह से नजर आता है। देखिए ऊपर से देखने पर आपको कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे ये आपको कठोर है चट्टान, ठीक है, और ये मुलायम है, ठीक है। उसके नीचे फिर कठोर, फिर मुलायम चट्टान, फिर कठोर, इस तरह से मतलब हॉरिजॉन्टली अल्टरनेट बिछे रहते हैं, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि ज़्यूज़न और यारडांग में कन्फ्यूजन होने लगती है क्योंकि दोनों सिमिलर ही होते हैं। तो आप लोग याद करना ज़्यूज़न यानी कि पहला लेटर है जेड, तो जेड में देखिए इस तरह से होता है ना, यानी कि ये दोनों क्या हुआ, ऊपर और नीचे आपका क्या हुआ, कठोर चट्टानें, और बीच में जो होगा आपका क्या होगा, सॉफ्ट यानी मुलायम चट्टान, ठीक है। यानी दो कठोर चट्टान के बीच में एक मुलायम चट्टान होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और हमारा तीसरा इरोजनल लैंड फॉर्म है यारडांग्स। The hard and soft rock of yardangs are vertical bands and are aligned in the direction of the prevailing winds. तो यारडांग्स में हार्ड और सॉफ्ट रॉक जो होते हैं वो वर्टिकल दिशा में होते हैं और ये जो है प्रिवेलिंग विंड्स के डायरेक्शन पे क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं, ठीक है। तो यारडांग जो होता है वो जस्ट यूजन के ऑपोजिट होता है, उसके विपरीत होता है, ठीक है। इट्स wind abrasion excavates the bands of softer rocks into long, narrow corridors separating the steep sides, overhanging ridges of hard rocks called yardangs. तो हवा जो है वो कठोर की अपेक्षा मुलायम चट्टानों को क्या करती है, आसानी से इरोड करके उड़ा करके ले जाती हैं और इन चट्टानों के कटाव के द्वारा यहाँ पे क्या हो जाती है, नालियाँ जैसी संरचना बन जाती है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, यारडांग कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आलू के खेत में हम लोग क्यारियाँ देख सकते हैं ना, तो उसमें एक भाग क्या होता है, उठा हुआ होता है, एक भाग नीचे रहता है, एक भाग उठा हुआ रहता है, तो इस तरह की संरचना होती है ना। वही जब बहुत बड़े भूभाग में बनती है, बहुत बड़े एरिया पे जब वो बनते हैं हवा के कटाव की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, यारडांग कहते हैं। तो ये देखिए ये है यारडांग का डायग्राम। तो मैंने इससे पहले आपको ज़्यूज़न बताया था। ज़्यूज़न में क्या होता है कि जो आपका कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली बेडेड होते हैं, पर इसमें ये आपके क्या होते हैं, वर्टिकल बेडेड होते हैं, ठीक है। तो इसे आप कैसे याद कर रखेंगे, जैसे कि यारडांग में आप देख सकते हैं इस तरह से, आपका फर्स्ट लेटर था वाई है, तो जैसे कि यहाँ पे आपका कठोर चट्टान है, यहाँ पे आपका कठोर चट्टान है और बीच में आपके क्या है, सॉफ्ट चट्टान है, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक हार्ड रॉक है, उसके बाद एक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। तो ये हार्ड रॉक है ना, तो ये हार्ड रॉक्स में क्या होगा, कटाव क्या होगा, कम होगा, लेकिन सॉफ्ट रॉक में क्या होगा, कटाव ज़्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ पर एक नाली की तरह गड्ढे यहाँ बन जाते हैं। फिर हार्ड रॉक है तो वहाँ कटाव कम है और सॉफ्ट रॉक है वहाँ पे गड्ढे इस तरह से नालीदार टाइप के गड्ढे बन जाते हैं। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे चलती रहती है और ये किस डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड के डायरेक्शन पे होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यारडांग्स। उसके बाद हमारा जो फोर्थ इरोजनल लैंडफॉर्म है वो है इंसलबर्ग। इट मीन्स रेसिडुअल माउंटेन। They are characterized by their very steep slopes and rather rounded tops and semi-arid landscapes in old age. तो इंसलबर्ग मतलब कि पर्वत के अवशेष या अवशिष्ट पर्वत, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो मरुस्थलों में यानी डेजर्ट एरियाज में इरोजन के कारण जो सॉफ्ट चट्टानें होती है वो आसानी से क्या हो जाते, कट जाते हैं, इरोड हो जाते हैं, लेकिन जो कठोर चट्टान होते हैं उसके अवशेष वहीं पे ऊंचे टीलों के रूप में रह जाते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंसलबर्ग बोलते हैं। और इनकी जो ढलानें होती हैं वो कैसी होती है, स्टीप होती है यानी खड़ी ढलानें होती हैं और उनका टॉप कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो यही इनकी विशेषता होती है, ठीक है। तो ये देखिए यह इंसलबर्ग का डायग्राम। तो इंसलबर्ग कुछ इस तरह से एक माउंटेन रेसिडुअल होता है, माउंटेन की संरचना जो दिखेगी आपको कुछ कुछ दूर में इस तरह से दिखती है, ठीक है।
और यहाँ के जो साइड साइड वाले जो भाग हैं वो आपके सॉफ्ट पार्ट थे, सॉफ्ट रॉक्स थे जो कि इरोड हो चुके हैं। और अभी जितने भी कठोर वाले जो हार्ड रॉक्स थे वो सिर्फ यहाँ पे बन गए हैं और वो माउंटेन की तरह आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। और इनका जो टॉप होता है वो राउंडेड होता है और उनका स्टीप जो होता है, उनका स्लोप जो होता है वो स्टीप होता है, यानी खड़ी ढलानें होती हैं, ठीक है। और उसका टॉप कहता है राउंडेड होता है, तो इसे हम इंसलबर्ग कहते हैं। तो ये कैसे बना होगा, मान लीजिए कि इस तरह से एक कठोर चट्टान, एक सॉफ्ट चट्टान, एक कठोर चट्टान, इस तरह से होगी, ठीक है। तो जब इरोजन हुआ होगा ना, तो ये इसमें इरोजन ज़्यादा होगा क्योंकि सॉफ्ट है, तो इसमें इरोजन ज़्यादा होगा और इसमें इरोजन कम होगा। तो जब इसमें इरोजन हो गया सॉफ्ट पार्ट में, तो ये क्या हो जाता है, देखिए। तो जो सॉफ्ट हम लोग का है वो तो इरोड हो गया, तो अब हम लोग का क्या बच गया, सिर्फ यहाँ पे इस तरह से जितने भी कठोर वाले जो है हार्ड रॉक्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसलबर्ग कहते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा फिफ्थ इरोजनल लैंडफॉर्म है वो है ट्रीकेंटर। When the rock is abraded by the wind from one side and the surface become planed down and polished is called decanter। तो जब चट्टान जो है वो एक तरफ से हवा के कारण घिस जाती है और सतह समतल और पॉलिश हो जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैंटर। When they are two-faced they are called zwicanter, and when three-sided then recanter। तो जब दो साइड समतल हो जाती है तब उसे हम द्विकेंटर कहते हैं, और जब तीन जो पक्ष हैं वो अगर समतल हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रीकेंटर कहते हैं, ठीक है। तो कोई पथरीला मरुस्थल है, यानी कि कोई बहुत एक मरुस्थल है जहाँ पे कि बहुत सारे इस तरह से पत्थर हैं, ठीक है। तो एब्रेशन के कारण, एब्रेशन यानी क्या होता है, जो हवा जैसे कि स्टॉर्म्स आंधी तूफान आते हैं तो हवा आती है ना और इस चट्टानों से टकराती है, मैंने बताया था। तो ये चट्टानें क्या होते हैं, एक साइड क्या होते हैं, पॉलिश होने लगती हैं। तो इस तरह से अगर एक साइड पॉलिश हो रहा है, किसी चट्टान का चिकना हो रहा है, समतल हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनकैंटर, ठीक है। जिस चट्टान का एक साइड जो है पॉलिश हुआ है, समतल हुआ है, उसे हम इनकैंटर बोलते हैं। देखिए अगर हवा है वो दो दिशाओं में, मान लीजिए दो दिशाओं से चल रही हैं, एक इस साइड से चल रही है, एक इस साइड से चल रही है, तो दो सरफेस क्या होंगे, वो समतल हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं वीकेंटर, ठीक है। लेकिन अगर हवा का डायरेक्शन तीन दिशाओं से है तो वो तीन दिशाओं से क्या होते हैं, समतल हो जा रही हैं चट्टानें, तब उस केस में हम उसे क्या कहते हैं, जब तीन दिशाओं से समतल होंगी, पॉलिश होंगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, ड्रीकेंटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग का सिक्स्थ विंड इरोजनल लैंडफॉर्म है मशरूम रॉक या फिर पेडिस्टल रॉक, है ना। The rock having broad upper part and narrow base resembling as an umbrella or mushroom is called mushroom rock। तो वैसे रोग जिनका ऊपर का भाग क्या होता है, चौड़ा होता है, और उनका नीचे का भाग जो रहता है वो नैरो होता है या पतला होता है, तो वो एक अम्ब्रेला की तरह या मशरूम की तरह दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, मशरूम रॉक कहते हैं। Forms due to abrasion work of wind, it forms in the region where wind flow from all direction throughout the year। तो ये किसकी वजह से होता है, एब्रेशन की वजह से, यानी कि जो महीन कण है वो आकर के चट्टान से टकराती हैं और इनको इरोड करती हैं, इसकी वजह से होता है। तो ये उन रीजन्स में होता है कि जहाँ पे की जो विंड है वो सब दिशाओं से बहती हैं, ठीक है। मशरूम रॉक इज ऑल्सो नोन एज पेडिस्टल रॉक, और मशरूम रॉक को हम पेडिस्टल रॉक के नाम से भी जानते हैं। तो इसके भी हम लोग डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। तो ये देखिए ये है मशरूम रॉक, ठीक है। तो इसका ऊपर का भाग क्या होता है, चौड़ा होता है, और नीचे का भाग पतला होता है।
तो ऐसा होने का क्या कारण है? तो मान लीजिए कि एक चट्टान है, ठीक है, जिसमें ऊपर का पार्ट क्या है, वो कठोर चट्टान से बना है और नीचे का पार्ट क्या है, सॉफ्ट चट्टानों से बना है, ठीक है। तो जो ऊपर का कठोर चट्टान है और नीचे का सॉफ्ट भाग है, तो जब हवा चलेगी ना, तो वो नीचे वाले भाग में यानी सॉफ्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पे अधिक कटाव करेगी, ठीक है। और ऊपर वाला भाग में उतना कटाव नहीं होगा क्योंकि वो तो कठोर है ना, कठोर भाग में कम कटाव होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे जैसे कि हवा चल रही है, एब्रेशन के चलते लिखा हुआ है, तो यानी हवा चल रही है, तो विंड पार्टिकल्स जो आ रहे हैं तो यहाँ टकरा रहे हैं। और मैंने कहा था आपको कि 6 से 7 किलोमीटर में इसकी डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पे वो क्या करती है, अधिक कटाव करने लगती है मुलायम भाग में, और कठोर भाग में ये कम कटाव करती है, ठीक है। तो ये मुलायम भाग जो है अधिक कटाव होने की वजह से ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, पतला होता चला जाता है। जैसे ऊपर कठोर भाग इस तरह से रह गया और धीरे धीरे कटाव होने की वजह से ये नीचे का भाग क्या होता है, पतला होता जाता है और नीचे थोड़ा सा इस तरह से रहता है, ठीक है। इस तरह से एक हम लोग का संरचना बन जाता है जो कि हम लोग को दिखने में अम्ब्रेला की तरह या फिर मशरूम की तरह दिखने लगता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम रॉक कहते हैं। तो यहाँ पर अधिक कटाव क्यों हुआ, क्योंकि एब्रेशन के चलते, क्योंकि एब्रेशन में क्या होता है, 6 से 7 मीटर तक जो हवा की डेंसिटी होता है, जिसमें महीन कण जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, वो यहाँ तक होते हैं, और अधिक ऊंचाई पे वे क्या होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होने लगती है, ठीक है। और यहाँ सॉफ्ट रॉक होने की वजह से यहाँ पे अधिक कटाव होता है, जबकि ऊपर में हार्ड रॉक होने की वजह से वहाँ पे कम कटाव होता है। तो इस तरह से एक मशरूम रॉक का या पेडेस्टल रॉक का निर्माण होता है। उसके बाद जो हम लोग का सातवां जो हम लोग का विंड इरोजनल प्लेटफॉर्म है वो है डेमोसेल्स। The demoiselles represent rock pillars having relatively resistant rock at the top and soft rocks below. यानी कि इसके टॉप पर यानी इसके शीर्ष पर क्या होते हैं, कठोर चट्टानें होती हैं, हार्ड रॉक्स होते हैं, लेकिन उसके नीचे क्या होती है, कोमल चट्टानें होती हैं, और ये एक पिलर को रिप्रेजेंट करती है, यानी पिलर की तरह होता है, लेकिन पिलर का नीचे वाला भाग जो होता है वो सॉफ्ट पार्ट का होता है, सॉफ्ट चट्टान से बना होता है, और ऊपर वाला भाग जो होता है वो कठोर चट्टान से बना रहता है। जैसे भी मशरूम रॉक में हमने देखा ना, उसी तरह से। ऑल्सो नोन एज हुडू, टेंट रॉक, फेरिंग चिमनी और अर्थ पिरामिड। तो इसे हम लोग हुडू, टेंट रॉक, फेरी चिमनी और अर्थ पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। तो मशरूम रॉक और डेमोइसेल्स, तो हमने देखा कि दोनों ही क्या है, एक ही तरह से हैं, लेकिन इसकी आकृति जो होती है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है, तो इसलिए हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसे भी हम लोग डायग्राम की तरह समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये है डेमोइसेल्स का डायग्राम। तो ये किस तरह से बनता है, जैसे कि ऊपर में आपका कोई कठोर चट्टान है, ठीक है, तो उसके जो नीचे का जो एरिया है, जो वहाँ पे कोमल चट्टानें थी, ठीक है, मान लीजिए थोड़ा से कोमल चट्टानें बड़ी ही होंगी इस तरह से, ठीक है। तो जब इसका इरोजन हो रहा है, ये इरोड हो रहे हैं ना, तो ये जस्ट इसके नीचे वाली जो एरिया है, यहाँ पे आपका इरोजन होगा, लेकिन जो कठोर चट्टान के नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे ये अपने जो नीचे का जो आवरण है, यानी नीचे का जो कोमल चट्टान है, वहाँ पर अपर्दन ज़्यादा नहीं होगा, कठोर चट्टान की वजह से उसको बचा के रखेगा। तो वो एक क्या होता है, पिलर के रूप में बन जाता है, ठीक है। तो इसके नीचे वाला एरिया यहाँ पे कोमल चट्टान क्या हो जाता है, बच जाता है, और एक पिलर के रूप में यहाँ पे हम लोग को नजर आने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से कटाव होगा, लेकिन ये नीचे जो कठोर जो चट्टान है उसके नीचे वाला एरिया में कटाव नहीं होता है, और इस तरह से पिलर के रूप में बच जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जितना भी हम लोग को पिलर या स्तंभ बोल सकते हैं, जो हम लोग को दिखाई देते हैं इस तरह से बने हुए, इसे हम लोग डेमोइसेल्स कहते हैं, और इसको हिंदी में हम लोग भूस्तंभ भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा जो 8 इरोजनल
लैंडफॉर्म है विंड का वो है स्टोन लेटिस। एट टाइम रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड टाइप्स ऑफ स्टोन्स। तो मरुस्थलीय भागों में कभी कभी जो चट्टानें होती हैं वो कोमल और कठोर दोनों प्रकार के पत्थरों के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। Soft rocks and soft parts of such formations get eroded by winds and only hard parts are left behind, which make formation look like net. These are known as stone lattice. तो ये जो कोमल चट्टानें होती हैं या कोमल जो भाग होता है सॉफ्ट पार्ट होता है वो हवा के द्वारा क्या होता है उड़ा लिया जाता है, पर जो कठोर चट्टानें होती हैं वो वहीं पे रह जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चट्टानों में एक जाली के जैसे नेट के जैसे निर्माण हो जाता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टोन लेटिस कहते हैं। तो स्टोन लेटिस कुछ इस प्रकार का जाली जैसा आप लोगों को संरचना नजर आएगी, मतलब खो जैसे जो होता है ना जाली जैसे दिखते हैं वो। तो इसमें क्या होता है मान लीजिए कि एक कठोर चट्टान है, फिर उसके बगल में एक सॉफ्ट था, फिर एक कठोर, इस टाइप। तो इस तरह से दो जो कठोर चट्टानें होती हैं वो तो वहीं रह जाती है ना, लेकिन यहाँ के जो महीन चट्टानें होती है वो क्या होती है इरोड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जालीदार जैसे संरचना बन जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टोन लेटिस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग का 9th जो विंड इरोजनल लैंडफॉर्म है वो है विंड ब्रिजेस एंड विंडोज। कंटिन्यूअस इरोजन बाय हाई वेलोसिटी विंड फॉर्म्स होल्स इन द रॉक्स, सच होल्स आर कॉल्ड विंड विंडोज। तो जो कंटिन्यूअस इरोजन के कारण विंड का जो इरोजन होता है हवा अपरदन होता है उसके कारण क्या होता है चट्टानों में एक होल बन जाता है, छिद्र बन जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं विंड विंडोज कहते हैं। ठीक है, फर्दर द कंबाइंड एक्शन ऑफ डिफ्लेशन एंड एब्रेशन makes the wind windows larger and wider, which assumes an arc-like shape with solid roof over them. Such landforms are called wind bridges. तो जब इस विंडो से होकर अपर्दन के द्वारा डिफ्लेशन और एब्रेशन ये दो अपर्दन के कारण क्या होता है कटाव जो होता है जो इरोजन होता है वो नीचे तक हो जाता है, तो एक आर्क जैसी संरचना बन जाती है और उसके ऊपर एक ठोस रूफ या छत होती है और उसे हम लोग क्या कहते हैं विंड ब्रिजेस कहते हैं। इसे भी हम लोग डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। ये देखिए ये भी है विंड विंडोज का डायग्राम। तो यहाँ पे क्या हुआ है एक कठोर चट्टान है और यहाँ पे आपका सॉफ्ट चट्टाने हैं। तो सॉफ्ट चट्टान जो है वो क्या हो गया इरोड हो गए हैं, तो इरोड होने की वजह से यहाँ पे एक छिद्र की तरह बन गया है चट्टानों में। ठीक है, जो चट्टानों के आर पार जो है दिखता है, ठीक है उस तरह का छिद्र बन गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं विंड विंडोज कहते हैं ना। ठीक है, और ये देखिए ये है विंड ब्रिजेस। तो ये जो छोटे छोटे जो छिद्र थे उसमें डिफ्लेशन और एब्रेशन के कारण वो जो छेद होते हैं वो छिद्र होते हैं वो क्या होते हैं बड़े होने लगते हैं, लेकिन उनका एक जो भाग है वो क्या होता है इस तरह से सरफेस से सट जाता है। ठीक है, और उसका एक रूफ होता है, जहाँ पे आप देख रहे एक रूफ है यहाँ पे और नीचे का भाग बिल्कुल सरफेस से सट गया है। तो इस तरह से एक रूफ होगा जो ठोस होगा और नीचे का सरफेस से सटा हुआ रहेगा और यहाँ पे एक आर्क जैसी आपकी यहाँ पे संरचना बन जाएगी और इसे हम लोग क्या कहते हैं विंड ब्रिजेस कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है चट्टान है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहले से विंडो बना था। ठीक है, तो अधिक कटा होने का ये जो विंडो जो था वो इस तरह से बड़ा हो गया। ठीक है, और इसका नीचे वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे सरफेस को टच करने लगा और ऊपर एक रूफ की तरह बन गया है और ये आर्क जैसे शेप ले चुका है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे विंड ब्रिजेस कहेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ विंड इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो कि विंड के इरोजन की वजह से बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुल टोटल 9 विंड इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखा है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।